नमस्कार, आप सबों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर। यहाँ दोस्तों हिंदी सीखने का बेहतरीन यूट्यूब चैनल और सरल से सरल तरीके से समझने का और समझाने का प्रयास हमारे द्वारा रहता है आप सबों के लिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन वीडियो मिलेगा हिंदी से संबंधित। तो आप सब्सक्राइब करें एक बार हमारे चैनल को, और हमारे चैनल पे अपलोड सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में भी आएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण के भेद। जहाँ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वर्ण के भेद। और तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तीन। स्वर वर्ण के कितने भेद? तीन। हर्षवर, दीर्घ स्वर, प्लुश स्वर। ठीक है। व्यंजन वर्ण के कितने भेद? इनका भी जो है वो तीन होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हमने देखा कि वर्ण के भेद, तो वर्ण के भेद कितने? दो। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के भेद कितने? तीन। कौन कौन? हर्षवर, दीर्घ स्वर, प्लुश स्वर। फिर व्यंजन वर्ण के भेद कितने? तीन। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे वर्ण के जो प्रकार है उसकी परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वर वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण की परिभाषा है कि जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। यहाँ दोस्तों जब हम लोग वर्ण की उच्चारण करते हैं तो किसी न किसी वर्ण की सहायता से की जाती है, लेकिन स्वर वर्ण जितने होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, यानी बिल्कुल आज़ादी, किसी पे आश्रित नहीं होते हैं। इनका उच्चारण जो है वो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं होती है, इसलिए इसे जो है वो इनकी उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। दूसरी परिभाषा कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण, ठीक है, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। तो दोस्तों जब हम इनकी उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में जब वो किसी प्रकार की कोई जो वो आयु कहीं से टकराती है या फिर जीभ स्पर्श नहीं करती है, ये कंठ से जो वो इनका उच्चारण होता है, जो बिना किसी अवरोध बिना किसी बाधा के जो वो इनका उच्चारण होता है। ठीक है, तो ये आपका जो वो देख रहे होंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, आ, ओ, औ, अ। ये टोटल जो क्या है? स्वर। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। ठीक है, आप यहाँ गिनेंगे तो 13 होगा, लेकिन ये दो जो है वो अनुस्वार और विसर्ग हैं, इसलिए जो वो इनको हिंदी के जो प्रमुख स्वर हैं उनकी अंतर्गत इनको जो वो रखा नहीं गया, यानी हिंदी के प्रमुख स्वरों की संख्या जो है वो 11 मानी गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्यंजन, जो व्याकरण वर्ण के दूसरा भेद है व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा कुछ इस प्रकार की: व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना कि स्वर व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो व्यंजन जितने भी हैं वो स्वरों की सहायता से ही उसकी उच्चारण होती है, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन की उच्चारण जो है वो असंभव है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि क प्लस अ बनता है, तो क जब हम लोग क बोलते हैं तो क लास्ट में किसकी उच्चारण हो रही है? अ। तो अ हमारा क्या है? स्वर है। अ हमारा क्या है? स्वर है। ठीक है, तो इसीलिए जब वो बोला गया यहाँ पे कि स्वर के सहायता से ही जो है वो स्वर की मदद से ही व्यंजनों का उच्चारण जो है वो होता है, इसीलिए इसकी परिभाषा भी दी गई है कि जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आप सबों को जो है वो अच्छी तरीक़ा समझ में आ रहा होगा। दूसरा परिभाषा है कि प्रत्येक व्यंजन, यहाँ पे नोट में दिया गया कुछ जो आपको सुनना जरूरी है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र यानी वो किसी
दूसरे वर्ण पर आश्रित नहीं होते, उनके उच्चारण में जब किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वो बिल्कुल स्वतंत्र आज़ाद होते हैं। ठीक है। और व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित होते हैं। व्यंजन वर्ण जो वो क्या होते हैं, स्वरों पर आश्रित होते हैं, क्योंकि इनकी उच्चारण जो है वो किसकी मदद से होती है, स्वर की मदद से होती है, इसीलिए ये स्वर पर आश्रित होते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, 33। यहाँ दोस्तों स्वरों व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। याद रखना है कि व्यंजनों की संख्या 33 है। तो अभी आपने यहाँ देखा कि क प्लस अब जब मिलता है तभी जाकर जो क का निर्माण होता है। ठीक है। तो इसी तरह च प्लस अ तो च। तो आप जितने भी व्यंजन हैं उस सारे व्यंजनों में स्वर की जो है वो मात्रा यानी स्वर जो है वो छिपी रहती है। इसीलिए इसकी उच्चारण परिभाषा दी गई कि व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारा स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ दोस्तों अभी हमने वर्णों का वर्गीकरण देखा, अब हम लोग देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। तो स्वरों का वर्गीकरण में जो पहला भेद है वो है हर्षवर। ठीक है। तो जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हर्षवर कहते हैं। जिनके उच्चारण में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब उसके उच्चारण करते हैं तो जिसमें कम से कम समय लगता है उसे हम लोग हर्षवर कहते हैं। जैसे अ ई उ, इसको हम लोग बोलते हैं हर्षई और दीर्घई हर्षऊ। ठीक है। अ ई उ यानी हर्षई और हर्षऊ। ठीक है। तो ये तीनों जो है वो क्या है, हर्षवर। ठीक है। दूसरा में आपका है दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में हर्षवर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में, ठीक है, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय यानी 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मान लीजिए कि अगर हर्ष स्वर में 2 सेकेंड उच्चारण करने में लग रहा है तो दीर्घ स्वर में कितने सेकंड लगते हैं, 4 सेकंड। ठीक है। जैसे आ ई उ ए आ ओ आ। ठीक है। तो जब आप इसकी उच्चारण करेंगे तो सांसें जो है वो काफ़ी लंबी खींचती है। ठीक है। दीर्घ यानी दीर्घ कहीं अर्थ होता है लंबा यानी लंबी। ठीक है। तो इनकी जब हम उच्चारण करते हैं तो ये लंबी खींचती है, सांसें जब वो लंबी जाती है। ठीक है। तो इसीलिए जब इनको दीर्घ स्वर बोला गया है। तो जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है यानी 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। तो इनकी संख्या है कितनी है, इनकी संख्या जो 7 है। ठीक है। इनकी संख्या 7 है, याद रखना है दीर्घ स्वरों की संख्या 7। अब नेक्स्ट में आपका एक स्वर का एक और भेद है जिसको यानी प्लुत स्वर जिसको कहते हैं। ठीक है। ये प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में किया जाता है। स्वर का तीसरा भेद प्लुत स्वर होता है जिसके उसकी परिभाषा की जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने अथवा नाटक संवादों में किया जाता है। दोस्तों आपने देखा कि हर स्वर जो कम से कम समय लगे, दीर्घ स्वर जो हर स्वर से दुगना समय लगे या फिर उससे अधिक समय लगे, प्लुत स्वर आप देख रहे हैं कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी दीर्घ स्वर में 4 सेकेंड तो प्लुत स्वर में 8 सेकेंड। ठीक है। यानी दुगना समय। ठीक है। तो इसका प्रयोग बताया गया दोस्तों कि इसका प्रयोग जो है वो नाटक या फिर किसी को पुकारने में करते, जैसे राम या फिर ओम, है ना, हे राम, इस तरह की जब हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर उच्चारण करते हैं तो इसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। तो स्वर के भेद कितने हैं, 3। ठीक है। स्वर के भेद कितने हैं, 3। पहला जो है वो हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण में पहला जो व्यंजन का भेद है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का ही होता है जो टच करना। ठीक है। तो जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ में पूरी तरह जीवा का स्पर्श होने से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है।
तो जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ में पूरी तरह से जीवा का स्पर्श यानी टच होने से होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, दूसरी परिभाषा की, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करते हुए निकलते हैं तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आपका जो है वो क से यहाँ पे क से प वर्ग तक, ठीक है, ये सारे जो है वो क्या आपका स्पर्श व्यंजन, इनकी यानी कह सकते हैं कि इनकी टोटल संख्या जो है वो 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सारे जो है उनकी उच्चारण जो है वो कहाँ से होती है। देखिए पहला क वर्ग का उच्चारण कंठ से, ठीक है। च वर्ग का उच्चारण जो है वो तालु से, ठीक है। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, त वर्ग का उच्चारण दांत से और प वर्ग का उच्चारण ओंठ से, ठीक है। तो जिनकी उच्चारण कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से या ओठों से होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सारे जो जितने भी वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है, 25। नेक्स्ट में आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये 4 है। ठीक है। ये अंतस्थ व्यंजन ये 4 है, अंतर्स्य, र, ल, व। ठीक है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। ठीक है। जैसे अंतस्य, र, ल, व। ठीक है। तो इनका उच्चारण जो जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है। ठीक है। तो जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको जो है वो मालूम पड़ जाएगा कि इनकी उच्चारण का जो है वो कहाँ कहाँ जीभ से, तालु से, दांत से और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। ये अतः ये 4 अंतस्थ या अर्धस्वर कहलाते हैं। अंतस्य, र, ल, व ये जो है वो अंतस्थ या फिर अर्धस्वर भी कहलाते हैं। ठीक है। तो ये अंतस्थ व्यंजन था। एक कबारा लास्ट में जो है वो ऊष्म यानी संघर्षी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की परिभाषा, ऊष्म व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या फिर घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो घर्षण होता है कंठ में, यानी जहाँ से भी, ठीक है, और वहाँ से जब ऊष्म वायु निकलता है। जैसे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और उसमें गर्मी पैदा करे, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो मुख से जो गर्मी अर्थात हवा, गर्म हवा जब मुंह से जब निकलती है ना, तो उसे जब हम लोग कौन सा व्यंजन कहते हैं, ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से, रह। ठीक है। ये चारों जो है वो ऊष्म यानी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सबों को जो हिंदी गुरुकुल एकेडमी के माध्यम से अच्छी जानकारी मिली होगी। आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।